गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हमारी जो है वो कार्डियक सीरीज़ जो है एनपीटी में शुरू हो चुकी है, जिसका हमने जो है वो बेसिक्स कर लिया था। हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन रह गई थी, उसके बाद हमारा न्यूरो ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज रह गए थे। लेकिन उससे पहले मैं जो है वो कार्डियक साइकिल क्लियर करना चाहूँगी कि कार्डियक साइकिल क्या है। तो कार्डियक साइकिल में हमारे पास जो था वो पीछे था कार्डियक साइकिल, जिसमें हमारे पास रिदमिक पंपिंग एक्शन हो रही थी। ठीक है, हमने बात की थी कि रिदमिक पंपिंग एक्शन होता है ऑफ द हार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टोल और डायस्टोल होता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है, अब इसको ज़रा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि व्हाट वाज कार्डियक साइकिल इन डिटेल। तो कार्डियक साइकिल को जो है वो हमने सब डिवाइड कर लिया है इनटू 5 फेजेस, जिसमें हमारे पास है एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक ventricular contraction, then ventricular ejection, then isovolumetric ventricular relaxation and ventricle filling। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5 फेजेस है ना, ये डिपेंड करते हैं हमारे जो 5 फेजेस हैं, इसके अंदर फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के अंदर, वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर फिर सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। यूजुअली जो कार्डियक साइकिल है वो हम किसी भी फेज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है तो साइकिल जो है वो कंटिन्यू होती है और जो है वो सर्कुलेट करती है, एक के बाद दोबारा से स्टार्ट वापस रिपीट होता है। आप बुक्स में देखोगे ना तो आपको जो है वो यहाँ से साइकिल स्टार्ट मिलेगी, एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हार्ट जो है वो 0.4 सेकंड के लिए 0.4 सेकंड के लिए कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में होता है। 0.4 सेकंड के बाद जो है हार्ट जो है वो कंटिन्यूस रिलैक्सेशन फेज़ में होता है, जिसमें हमारे पास ये 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास सिस्टोल की बात करें, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हमारे पास 0.4 सेकंड का होता है। देन वी हैव रिलैक्सेशन फेज ऑफ 0.4 सेकंड। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है वो कुछ नोट स्टडी किए हैं, जो कि मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किए थे, बट इट विल बी बेटर कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और उससे हम कार्डियक साइकिल को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो ये है, हमने जो है वो इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास जो है JP सबलिंगम फिजियोलॉजी की बेसिक्स की बुक है, जिसमें हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं। हमारे पास सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल जिसके अंदर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, देन भी है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल की जो है ना रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड की होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सिस्टोल की बात करें, सिस्टोल 1 का होता है, वो 0.1 सेकंड का होता है, डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकंड का होता है इस पूरी साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ होता है एट्रियल सिस्टोल, तो इसको हम प्री सिस्टोल भी कह सकते हैं। प्री सिस्टोल किसका सिस्टोल, मतलब जो है वो वेंट्रिकल का सिस्टोल, प्री सिस्टोल कह सकते हैं, लास्ट फेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो एट्रियल के साथ सबमर्ज हो जाता है एट्रियल सिस्टोल के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने लास्ट फेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहा है। जब लास्ट फेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलता है, उसके साथ ही हमारे पास एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो ये टाइम होता है जिसमें एट्रियल डायस्टोल में यहाँ पर फिलिंग वेंट्रिकुलर की टेक्स प्लेस करती है, सॉरी एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस करती है। एट्रिया सुपीरियर वेना के पास है, इंफीरियर वेना के पास है, और जो है हमारे पास इसके खुद के वेनस साइनसेस होते हैं जो कि हार्ट की सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं, तो वहाँ से वो जो है एट्रिया की फिलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर आ जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर फिर हमारे पास एट्रियल सिस्टोल के साथ ये मर्ज हो जाता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टोल फेज़ आता है, जिसमें हमारे पास ये 5 फेजेज अकर होते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि हार्ट में कब क्या हो रहा है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बात करें, ये रहा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ में क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो है ये यहाँ से शुरू होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम, आइसो वॉल्यूम का मतलब है सेम वॉल्यूम है। ठीक है, अब तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, लेकिन जो वॉल्व्स है ना वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज होते हैं। ठीक है, एट्रियल वॉल्व्स और जो है हमारे पास एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, सारे के सारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो एट्रिया से ज़्यादा है, तो इसीलिए सारे के सारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो ब्लड नीचे नहीं आ रहा फ्रॉम एट्रिया, क्योंकि प्रेशर इतना इनफ नहीं है कि वो बाहर, मतलब एट्रिया से ब्लड नहीं आ रहा और वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर है ही नहीं कि वो ब्लड को बाहर पुश कर सके, वॉल्व्स को ओपन कर सके। ठीक है, जब हमारे पास एट्रियाज़ में
प्रेशर होता है तब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। जब हमारे पास वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि इसमें से ब्लड को है वो बाहर निकलना होता है, तो फिर एओर्टिक वॉल्व्स ओपन होते हैं, ठीक है। मतलब एट्रिया के जो है वो प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एट्रियल वॉल्व्स ओपन होंगे और वेंट्रिकल की फिलिंग होगी। अब जब वेंट्रिकल का प्रेशर एक्सीड इट्स लिमिट्स तो देन हमारे पास वेंट्रिकल की जो है एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स मतलब सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगी और जो है वो ब्लड ऊज आउट कर जाएगा, इजेक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, फिर हमारे पास जो है आ जाता है वेंट्रिकुलर फिलिंग। एक तो मेरा स्टैंड जो है वो बार बार हिल रहा है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग की बात करें, यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या हो रहा है, अब एट्रिया का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ चुका है, मतलब एट्रिया का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। तो अब जब एट्रिया में प्रेशर बढ़ चुका है तो वॉल्व्स जो है वो ओपन होंगे और ब्लड जो है वो एट्रिया से नीचे आएगा, ठीक है। एट्रिया से नीचे ब्लड आएगा वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर। अब जहाँ पर जो ब्लड है वो नीचे डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है इस फेज़ के अंदर हमारे पास थर्ड हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है। जब वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, जब एट्रिया से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, गशिंग फ्लो होता है, तो वो हमारे पास वहाँ पर ना हमारे पास S3 साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। हार्ट के साउंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना S1, S2, S3, S4, S3 और 4 जो है मतलब एबनॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन S3 को फिर भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है हमारे पास साउंड अगर तो रिगर्गिटेशन वाला साउंड नहीं आ रहा ना तो वहाँ पर जो है वो एबनॉर्मल नहीं होगा। यूजुअली जो है दोनों को एबनॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो S3 प्रेजेंट होता है। S2 और S1 जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, ये नॉर्मल साउंड होते हैं और ये हमारे पास लब और डब करके आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो साइकिल के स्टार्ट में सिस्टोलिक फेज़ में हमें मिलते हैं ये दोनों साउंड, ठीक है। और जो डायस्टोलिक फेज़ होता है उसके अंदर हमारे पास S3 और S4 साउंड मिलते हैं, सही। देन हमारे पास जो है आ जाता है एट्रियल सिस्टोल, मतलब हमने यहाँ से शुरू किया है, ये 1 ये 2, इसमें वेंट्रिकल फिलिंग होती है क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एट्रिया से ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो रही होती है, इसलिए इसे हम वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ये 0.1 सेकंड का होता है। अब ये लास्ट फेज़ होता है डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, जो कि मर्ज कर जाता है एट्रियल सिस्टोल के साथ। अब इसमें क्या होता है, ये 0.1 सेकंड का फेज़ होता है। इसमें जो है वो लास्ट बोलस ऑफ ब्लड जो कि एट्रिया में होता है वो गैलप साउंड के साथ नीचे वेंट्रिकल में धड़ाम करके जाता है। अब जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर जो है वो जो गैलप साउंड होता है ना ब्लड का, एकदम से जो लास्ट बोलस बचा था वो नीचे जाके गैलप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा पास होता है S4 साउंड, ठीक है। वो S4 साउंड होता है, वो एबनॉर्मल साउंड होता है, ठीक है, कि वेंट्रिकल्स जो है वो उनकी उसमें मायोकार्डियम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। देन हमारे पास फोर्थ फेज़ आ जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक, अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा लेकिन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो फोर्स करते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को कि क्लोज हो जाए, क्योंकि एट्रिया का प्रेशर कम है, वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वॉल्व्स जो है यहाँ पर क्लोज होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हो जाएँ, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे वॉल्व्स जो हैं यहाँ पर क्लोज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि ब्लड को जो है वो एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है वो पुश कर सके, तो इसीलिए वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ना, ये जो इसमें एट्रियल सिस्टोल के बाद जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, तो जैसे ही मतलब जो है एट्रियल सिस्टोल ख़त्म हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, तो ऐसे कई के फ्लैप्स बंद हो जाते हैं AV वॉल्व्स। तो जो AV वॉल्व्स का सडनली बंद हो जाता है ना, तो वो उस टाइम पे प्रोड्यूस करता है S1 साउंड, मतलब जो लब का साउंड है ना वो यहाँ से आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है कि एट्रिया का जो प्रेशर है वो तो रिड्यूस्ड है, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया है कि अब उसको ब्लड जो है वो फोर्स करना है एओर्टा के अंदर और उसके अंदर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर।
एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि वो वॉल्स को जो है वो क्लोज रख सके, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, प्रेशर लो है, लेकिन वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ गया है। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर जैसे बढ़ा है, उसने एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक का वॉल्व ओपन कर दिए हैं और ब्लड को जो है वो बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो ब्लड जो है वो यहाँ से वेंट्रिकल से एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर गशिंग ब्लड जो है वो फ्लो करता है, बाहर इजेक्शन होना शुरू हो जाती है। अब इजेक्शन की बात करें तो इजेक्शन यहाँ पर दो तरह की होती है, एक रैपिड इजेक्शन होती है, एक रिड्यूस्ड इजेक्शन होती है। ठीक है, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस्ड इजेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकुलर इजेक्शन शुरू होती है तो हाई प्रेशर होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वो जो है वो ब्लड को रैपिडली, मतलब जैसे ही प्रेशर एग्जिट वॉल्व जैसे खुलते हैं ना, तो उस टाइम जो है वो एक जो है वो प्रेशर के साथ ब्लड जो है इजेक्शन होना शुरू हो जाती है, तो वो जो है रैपिड इजेक्शन फेज़ होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो ब्लड वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। देन वी हैव रिड्यूस्ड इजेक्शन, मतलब पहले जब हायर प्रेशर था तो ब्लड जो है वो बिल्कुल प्रेशर के साथ जा रहा था। ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिड्यूस हुआ, क्योंकि रिलैक्सेशन फेज़ में भी जाना है, तो वो प्रेशर रिड्यूस हुआ। तो उस वक्त जो है वो प्रेशर जब रिड्यूस हो जाती है तो फोर्स ऑफ इजेक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है तो पानी भी स्लो ही जाता है पाइप में से। यहाँ तो ब्लड है, तो ब्लड भी जो है वो प्रेशर कम हो गया, तो वॉल्व्स के थ्रू जो है वो वेंस में और पल्मोनरी ट्रंक में स्लो इजेक्शन होगी ब्लड की, तो उसका इजेक्शन फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब एओर्टा और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा इस फेज़ में ना, रिड्यूस इजेक्शन में एओर्टा और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे तो वो एक क्लोजर साउंड, जैसे दरवाज़ा ठप करके बंद कर देते हैं, तो उस वक्त जो साउंड आता है, वैसे पहले यहाँ पर साउंड आया था, अब यहाँ पर साउंड आएगा रिड्यूस इजेक्शन में। S2 साउंड जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। S1 और S2 साउंड जो है वो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकली नॉर्मल साउंड्स हैं, लेकिन S3 और S4 को नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता है, वो एबनॉर्मल साउंड होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। एट्रियल सिस्टोल से हमने शुरू नहीं किया, हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब हमने डायस्टोलिक फेज से शुरू किया था, ताकि हम जो है वो इसको आसानी से समझ सकें कि किस वक्त क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम जो है वो एट्रियल सिस्टोल से करते तो हम लोग जो है वो स्टार्टिंग से ही ना एट्रियल सिस्टोल से पढ़ते आते थे, तो चीज़ें हमें ना कंफ्यूज कर देती थी, समझ नहीं आती थी कि क्या होता है क्या नहीं होता। फिर इधर उधर से पढ़ के नोट्स वोट्स बना के हमने जो है वो अपने टाइम पे कार्डियक साइकिल समझी थी। तो मेरे पास नोट्स हमेशा होते हैं, मैं रखती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं न्यू नोट्स बना लेती हूँ। जैसे मुझे वीडियो के लिए ज़रूरत थी तो मैंने दोबारा से नोट्स अपने जो है वो निकाल के बना लिए, क्योंकि मेरे जो ज़ाहिर सी बात है, आप ये सब चीज़ें ना फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हो, तो फिर जो है आपके नोट्स इस काबिल नहीं होते कि आप उनको जो है वो दोबारा किसी को दे सको, लेकिन आप खुद पढ़ते हो, तो वही था, तो मैंने नए बना लिए। ठीक है, खैर हमारी जो है वो पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो आधे में थी, तो हम उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है। आर्टरीज़ की बात करें तो हमारे पास आर्टरीज़ बेसिक्स हैं बहुत ही, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं फ्रॉम एरियाज़ ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर इन द बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, आर्टीरियल सर्कुलेशन मेंटेन्ड बाय हार्ट पंप। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ वेसल्स, वॉल्स एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी. Then we have capillaries. Capillaries include small blood vessels that connect ends of the arteries, arterioles, with the beginning of the veins, venules. ठीक है, from an anastomosing network, function for exchange of nutrients, fluids between blood and tissues. And then we have capillary walls are thin, permeable. They allow diffusion. ठीक है, when we have veins, then we have veins. ये क्या होती हैं? ये ट्रांसपोर्ट करती हैं डार्क अनऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज़ बैक टू द हार्ट. ठीक है, यहाँ पर लार्जर कैपेसिटी होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वेंस की लार्जर कैपेसिटी होती है, थिनर वॉल्स होती हैं, देन आर्टरीज ग्रेटर नंबर्स होते हैं, वन वे वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो. वेंस के अंदर वन वे वॉल्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो सके. वेनस सिस्टम यहाँ पर है इंक्लूड बोथ सुपरफिशियल एंड डीप वेंस. ठीक है, जिसमें हमारे पास डीप वेंस कंपनी आर्टरी, वाइल सुपरफिशियल जो है वो उसके साथ जो है आर्टरीज नहीं होती हैं. ठीक है, then we have venous circulation is influenced by muscle contraction. Venous circulation, muscle contraction, gravity, respiration increase, return with the inspiration. ब्लड जो है वो रिटर्न उसका इंक्रीज हो जाता है इंस्पिरेशन के साथ. ठीक है, कंप्लायंसी ऑफ राइट हार्ट. लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि ड्रेन करता है हमारे जो है फ्लूइड्स को, और उसके अंदर से जो है वो माइक्रोफेजेस और हमारे जो है वो ये एक डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करता है लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास. ठीक है, तो सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप लिम्फेटिक सिस्टम होता है.
लिम्फ फ्लूइड्स होते हैं, लिम्फ टिश्यूज़ होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर ऑर्गन के अंदर हमारे पास नोड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, स्प्लीन, थाइमस एंड थोरेसिक डक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऊपर करते हैं, मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ड्रेन लिम्फ फ्रॉम बॉडीली टिश्यू एंड रिटर्न इट टू द वेनस सर्कुलेशन। वेनस सर्कुलेशन में उसको भेज देते हैं ताकि वहाँ से वो सारी की सारी सर्कुलेशन जो है वो पूरी करके ऑक्सीजन वगैरह कैरी करके, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैरी करके वापस आए। ठीक है, लिम्फ ट्रैवल करती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ, जो कि टू लिम्फेटिक वेजल्स, टू डक्ट, टू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। लिम्फेटिक कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं और सेंसरी नर्व स्टिमुलेशंस होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट मसल्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज को इन्हांस करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीदिंग। थोरेसिक कैविटी प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे कि हमारे पास हम लोग जो है ना वो लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये तो लिम्फ का हो गया ना, हम लोग जो है वो ड्रेनेज प्रोसीजर जो है वो चेस्ट कैविटी में भी, पल्मोनरी सिस्टम में भी परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि परकशंस हो गई, शेकिंग हो गई, वाइब्रेशन हो गई। तो उसमें से हम जो है वो फ्लूइड को ड्रेन आउट कर रहे होते हैं वाया दीज टेक्निक्स के, जो वहाँ पर म्यूकोजल वहाँ पर जमा हो रही है ना म्यूकस वगैरह, तो उसको हम एक्सक्रीट आउट कर सकें। और यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की जब बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होती है एडजेसेंट मसल की वजह से भी लिम्फ कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, तो जैसे कि आप मसाज करते हो तो वो भी इन्फोर्स करता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, या आप जो है वो स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हो या कुछ मूवमेंट्स इस तरह की परफॉर्म करते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ डर्मल टिश्यूज़। वॉल्यूम चेंजेस विद इन ईच लिम्फेटिक जो है वो वेसल। ठीक है, उसके बाद मेजर लिम्फ नोड्स की बात करें तो सबमैक्सिलरी, सर्वाइकल, जहाँ जहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सब मैक्सिलरी, सर्वाइकल, एक्सिलरी, मेसेंट्रिक, इलियक, इंग्वाइनल, पॉप्लिटियल, इंक्यूबिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्यून सिस्टम फंक्शन। लिम्फ नोड्स जो है कलेक्ट करते हैं सेलुलर डेब्रिस, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल्स के अंदर वो आता है बाहर लिम्फ नोड्स के थ्रू। ठीक है, और बैक्टीरिया रिमूव करता है एक्सेसिव फ्लूइड, ब्लड वेस्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये हमारा डिफेंस सिस्टम भी की तरह भी काम करता है, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ भी होते हैं। ठीक है, अब ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा होता है बाय रिमूविंग एवरी सॉर्ट ऑफ डेब्रिस या वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वाया सर्कुलेशन, या जो हम खा रहे हैं तो वो भी तो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है ना, तो उसमें जो वेस्ट होता है वो लिम्फ के थ्रू ड्रेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूरो ह्यूमरल इन्फ्लुएंसेस की बात करें। न्यूरो ह्यूमरल इन्फ्लुएंसेस जो कि हमारी कार्डियक सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, उसमें हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस आ जाती हैं सबसे पहले, जिसमें हमारे पास कोलिनर्जिक्स आ जाते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मेडुला ओब्लोंगेटा पे लोकेटेड होते हैं और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होता है। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करता है, मतलब इनहिबिटरी सिस्टम होता है वाया वेगस नर्व। कार्डियक प्लेक्सस इनर्वेट्स ऑल मायोकार्डियम मसल्स, रिलीजेस एसिटाइलकोलिन which slows heart rate, force of myocardial contraction, decrease myocardial metabolism। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है पेशेंट के अंदर, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वाया डिक्रीजिंग द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। देन वी हैव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एड्रेनर्जिक, ये क्या करता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वाया कोड सेगमेंट T1 से T4 अपर थोरेसिक टू सुपीरियर सर्वाइकल चेन गैंग्लिया होता है, इनोवेट करता है सारे मायोकार्डियम मसल्स को, बट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को। ठीक है, रिलीज़ करता है एपाइनफ्रीन, नॉरएपाइनफ्रीन वेंट्रिकल्स के अंदर, मतलब एपाइनफ्रीन और नॉरएपाइनफ्रीन रिलीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द हार्ट सॉरी। ठीक है, ओवरटा में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन काम कर रही है।
इसकी वजह से जो है वो ये क्या करते हैं, वेज़ोडाइलेशन कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द स्किन और पेरिफेरल वेस्कुलेचर रिसीव्स ओनली पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक इनर्वेशन। इसमें क्या है, कॉजेज वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूटेनियस आर्टरीज, सिंपैथेटिक इनहिबिशन मस्ट अकर फॉर वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन के लिए हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन काम करती हैं, और वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ड्रग्स जो कि इंक्रीज़ करती हैं सिंपैथेटिक फंक्शनिंग और सिंपैथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स। ठीक है, सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स जो कि डिक्रीज़ कर देती हैं सिंपैथेटिक फंक्शन को, और उनको हम क्या कहते हैं, एक तो फंक्शन जो इंक्रीज़ कर रही है ना वो सिंपैथेटोमिमेटिक्स होते हैं, जो फंक्शन डिक्रीज़ कर रही है ना उसको सिंपैथेटोलाइटिक्स बोलते हैं। ठीक है, एडिशनल कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये हमारे पास प्रेसो रिसेप्टर्स होते हैं, ये मेन मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं हार्ट रेट को। ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, एओर्टिक आर्च पर, कैरोटिक साइनस पर, वाया वेजोमोटर सेंटर। यहाँ पर सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स आता है, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है यहाँ पर क्या करवा रही है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रही है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जाएगी जो कि डिक्रीज़ करेगी रेट और फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को। करते हुए जी मेरा कैमरा बंद हो गया और मुझे बाद में पता चला, तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट रह गया था, जैसे में हम कह रहे थे कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंपैथेटिक इनहिबिशन यहाँ पर हो रही होती है। सिंपैथेटिक इनहिबिशन में हमारे पास जो है सिंपैथेटिक इनहिबिशन शुरू हो जाती है जो कि डिक्रीज़ कर देती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो वेजोडाइलेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट रेट पेरिफेरीज में बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, वेजोडाइलेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है पेरिफेरल ब्लड वेजल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो रिफ्लेक्स एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट कॉज करता है। उसके बाद हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स ये ना सेंसिटिव होते हैं O2, CO2 और लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन को लेकर, सेंसिटिव टू चेंजेस जो है वो ब्लड केमिकल्स में O2। ठीक है, अब जैसे कि अगर CO2 और डिक्रीज O2, ठीक है, CO2 बढ़ा हुआ है और डिक्रीज O2 है, तो O2 डिक्रीज़ है, CO2 बढ़ा हुआ है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे पास जो है वो हार्ट रेट बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि O2 सप्लाई पूरी करनी है उसको। अगर जो है वो O2 के लेवल इंक्रीज़ है और CO2 जो है वो मतलब जो है वो O2 बढ़ा हुआ है, सॉरी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हार्ट रेट को किसी लेवल पर। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होगा। आयरन कंसनट्रेशन की बात करें तो कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो हमारे पास मेन रोल प्ले करते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में, और जो है उसकी पंपिंग एक्शन में, हर चीज़ में। ठीक है, स्टिमुलेशंस में, और न्यूरल भी है और जो है मस्कुलर भी है। ठीक है, आयरन की हाइपरकलीमिया पोटेशियम के लेवल्स जो है वो यहाँ पर हाई है, तो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम जो है वो इंक्रीज पोटेशियम डिक्रीज़ कर देंगे रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे ईसीजी के अंदर वाइडन पीआर इंटरवल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव्स। ठीक है, हाइपो मीन्स लेस, रिड्यूस्ड पोटेशियम लेवल्स which decreases the produces changes in ECG, flattened T wave होगा, prolonged PR and QT intervals होगा, arrhythmias होंगे and may progress to ventricular fibrillation. Then we have hypercalcemia and hypocalcemia. Hypercalcemia increase कैल्शियम कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे हार्ट के एक्शन को, रिड्यूस कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे हार्ट के एक्शन को। देन वी हैव पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो हमारी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन या उसकी बात करें, आर्टरीज़ की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जैसे इंक्रीज़ हो गया तो आर्टरीज़ का जो वॉल्यूम है और प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा तो आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो एट्रियल ब्लड वॉल्यूम किस तीन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, diameter of the arterioles and capillaries. That is all for the basics. We have covered each and everything in our basics.
and in our next lecture inshallah we'll be covering CHD and peripheral arterial diseases, ठीक है, arterial diseases sorry। एंड फॉर द हिस्ट्री जो है वो हम सबसे लास्ट में हिस्ट्री को कवर करेंगे। पहले हम पैथोलॉजीज़ को कवर करेंगे बिकॉज ऑफ पैथोलॉजीज़ हमने जो है वो ये वाला लेक्चर शुरू किया है, और जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग रिगार्डिंग पैथोलॉजीज़, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा सब कुछ, और जो है अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।